अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बोहर मॉडल की एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल, जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट्स। हम रेडियस की बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए एक शेल है जिसकी रेडियस हमने निकालनी है और ये न्यूक्लियस है, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है इन एनी शेल। मान लीजिए ये nth शेल है और ये इलेक्ट्रॉन इस टाइम इस लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास है m और ये न्यूक्लियस है जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं z। ये कंसेप्ट भी समझा देता हूं, देखिएगा। हम जानते हैं कि कोई भी एटम हमें दिया हो, सपोज करिए x, z एंड a। एग्जांपल ले लीजिए सोडियम 1123। व्हाट इज द z हियर? z इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक number. Now what is the A? Is the atomic mass number, atomic mass number. Yes, हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कितने हैं, ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल। एंड न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखिए सोडियम की बात करूं, सोडियम के पास वैलेंस शेल, सोडियम के पास टोटल शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में, 11। एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। 23/11। इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और देन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। चार्ज किसकी वजह से है, चार्ज ओनली प्रोटॉन की वजह से है। और प्रोटॉन है किसी भी एटम में z, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉनिक चार्ज कितना हुआ, माइनस की बजाय प्लस। तो अगर इसे ई से रिप्रेजेंट करूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर माइनस ई है, देन प्रोटॉन का चार्ज क्या हुआ, प्लस ई। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, z, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, e। तो टोटल न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, z × e, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, दैट इज -e। आपको ध्यान हो तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो चार्ज रेस्ट पे हैं, एक चार्ज Q1 है, एक Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए R है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ देयर डिस्टेंस। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाइए, कांस्टेंट इज K, Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। यस, यहां K की वैल्यू क्या होती है, K इज ऑलवेज कांस्टेंट, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ये क्या है, इसकी यूनिट है। अब देखिए इसकी बात करूं तो अगर एक, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल दैट इज Q1, और ये दूसरा चार्ज दैट इज Q2, और दोनों के बीच में क्या है, कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी, और ये अट्रैक्शन हुई कूलम्बिक अट्रैक्शन। तो इस अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनवर्ड फोर्स कौन सा है, इनवर्ड फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स। अंदर की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स।
लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं जा सकता, तो वो क्या कर रहा है, जो अपनी एक्सिस के ऊपर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर वो घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से उस पे बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज mv² upon r. That force is called as the centrifugal force, which is due to the velocity of electron. Then outward force is centrifugal force, which is due to the presence of velocity in the electron. Then what is the Coulombic force? Coulombic force is Q1. What is the Q1 here? Z into E. And what is the Q2? That is minus E upon R square. And what is the centrifugal force? Which is equal to mv² upon R. क्लियर? मैं अगर दोनों फोर्स की बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट z² upon R square is equal to mv² upon R. Clear? Then 1r is 1r. Then r is equal to, r की वैल्यू किसके इक्वल आई, मुझे r चाहिए था, r is equal to kz² upon mv². So this is equation number 1. Now according to Bohr postulates, according to Bohr angular momentum postulate, mvr is equal to nh upon 2 pi. Then what is the v here? V is equal to nh upon 2 pi into m into r. Put this value of v in equation 1 and we get r is equal to, then r is equal to kz² upon m into n² h² upon 4 pi square m² r² is this. क्लियर? आप देखिए एक m कैंसिल, ये सारी चीज क्या हुई, ऊपर की तरफ गई, देन व्हाट इज द r? r इज इक्वल टू 4 pi square into m kz² डिवाइड बाय n² h². आप देख सकते हैं वैल्यू क्या आई, 4 pi square m kz² अपॉन n² h². तो ये क्या हुआ, मेरे पास रेडियस की वैल्यू. बट एक और चीज है इसके साथ, दैट इज r². देखिए देन ये r और ये r², 1r इज कैंसल, हियर इज 1. ये सारी चीज मुझे r की वैल्यू चाहिए थी, व्हाट इज द r? r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 pi square m kz². सो दिस इज द रेडियस. अगर आप बोहर की रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके सामने क्लियर है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर. बाकी सारी चीज आप देख सकते हैं, कांस्टेंट है यहां, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, pi is also constant, m is the mass of electron, k is also constant, and charge of electron is constant. Then r is equal to constant into n² upon z. So radius, we can say that radius is directly proportional to, radius of n shell is directly proportional to n² upon z. अगर इस सारे कांस्टेंट जितने भी हैं इनकी वैल्यू प्लेस कर दूं और इसको मैं क्या कंसीडर कर लूं, दैट इज द Rn इज इक्वल टू R0. बुक्स में आपको A0 भी मिल सकता है, n² upon z. What is the value of R0? Then R0 is equal to 0.59 angstrom. Then 0.59 angstrom. आप देखिए तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो रेडियस की एक्सप्रेशन आई, इस रेडियस की एक्सप्रेशन में जो बातें क्लियर है वो बताता हूं. देखिए एक तो आप इस पूरे से कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंक्लूजन का होगा
तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखिए, ये एक्सप्रेशन है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये इसके डायरेक्टली है, इसके इनवर्सली है, क्या है, लेकिन कंक्लूजन की बात करूं, सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, इफ r is directly proportional to n square, it means in case of hydrogen atom, suppose cases of hydrogen atom z is equal to 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, देन मान लीजिए मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, दैट इज r1 इज इक्वल टू r नॉट 1 स्केयर अपॉन स्केयर इज इक्वल टू r नॉट, देन व्हाट इज द r2 हियर, r2 इज 2 स्केयर बाय 1 दैट इज 4 r नॉट, एंड सिमिलर व्हाट इज द r3, r3 is the r naught into 3 square by 1 that is 9 r naught and so on। आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या चीज आई, अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल का डिस्टेंस कितना है, दैट इज रेडियस कितनी है, अगर r नोट है तो सेकंड की उससे डबल नहीं है, आप इतना गैप नहीं ड्रा कर सकते, देख सकते हो वो 4 r नोट है, मतलब इसका 4 टाइम्स means this, so this is the 4 r naught, not 2 r naught, this is the 4 r naught। तो अगर ये रेडियस है तो दूसरी रेडियस इसके 4 टाइम्स है और तीसरी रेडियस देखिए उसके 9 टाइम्स है, दैट इज 9 टाइम्स। अगर आप फोर्थ की बात करो दैट इज 16 r naught एंड सो ऑन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बोहर रेडियस जो है, क्या बोहर ऑर्बिट्स आर इक्वली स्पेस्ड, देन नो, इट इज नॉट सो, बोहर ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं, देन क्लियर कि बोहर ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे स्पेस देख सकते हैं बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब पहली शेल से दूसरी शेल के बीच में जितना गैप है दूसरी और तीसरी में उससे ज्यादा है, तीसरी और चौथी में उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से चलते रहिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेडियस के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। वी नो दैट mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। देन व्हाट इज द वेलोसिटी हेयर, nh अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू r। पुट द वैल्यू ऑफ r, देन nh अपॉन 2 पाई m इंटू n स्केयर h स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर m k z e स्केयर। देन 1m इज कैंसल। क्लियर। आप देखिए दिस इज 2 पाई। देन वेलोसिटी इन n शेल इज, ये सारी वैल्यू ऊपर ले जाइए, 2 पाई k z e स्केयर अपॉन nh। यहां से कंक्लूजन साफ है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इट मीन्स यही शेल अगर आपके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि न्यूक्लियस में पहली शेल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी सपोज कर लीजिए v नोट है। अब ये v नोट की वैल्यू बता देता हूं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दीजिए। दैट vn इज इक्वल टू v नोट इनटू z अपॉन एट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नोट हियर। v नोट इज 2.81 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए ये वैल्यू कितनी है, दैट इज v नोट। तो सेकंड शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, सपोज इज द सेकंड इज वैल्यू इज 2 हियर, देन यहां उसकी वेलोसिटी कितनी है v नोट बाई 2। और तीसरे शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी है v नोट बाई 3। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम। अगर आपसे इसका रीजन पूछे कि उसकी स्पीड कम क्यों होती जा रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर गया वैसे वैसे उसका क्या हुआ, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ उस पर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती गई इलेक्ट्रॉन पर। और ये जो घूम रहे हैं उसकी वेलोसिटी का रीजन ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है।
तो जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगी वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड। दैट इज द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। Third property is the time of revolution of electron in a shell. Then what is the time period? Time period is the total distance covered by the electron, that is the circumference of the path, which is equal to the 2 pi r, and with which the electron move, that is the velocity of electron in the shell. Then his value is n here, v here. Then put the value of r, and what is the r? Then r is n square h square upon 4 pi square m kz e square. And what is the value of v? Then v is the 2 pi kz e square upon nh. Then nh ऊपर गया तो वैल्यू मेरे पास 2 pi से 2 pi कैंसल, देन n क्यूब h क्यूब। इंपॉर्टेंट बात देखिए, n क्यूब h क्यूब अपॉन 4 पाई स्केयर m k स्केयर z स्केयर e की पावर 4. This is the time period in the nth shell of electron to complete the revolution around the nucleus. Then time period is directly proportional to n cube एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, आपसे पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड nth पे कैसे डिपेंड करता है, nth की पावर 3 पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बोहर ऑर्बिट्स। मान लीजिए कि ये शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Z इंटू ई, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और ये हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है -e। ये देखिए, ये कोई nth शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब हमने निकालना है एनर्जी, तो देखिए टोटल एनर्जी की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी किसकी वजह से है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। अब हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, इस पॉइंट पर जहां ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का यहां जो इंपैक्ट है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी पोजेस कर रखी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस का पोटेंशियल है K विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय डिस्टेंस दैट इज R, दैट इज बोहर रेडियस R of n shell into charge of electron that is -e. So potential energy become K, न्यूक्लियस का चार्ज है Z इंटू E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e अपॉन R। देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम -kz E स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई, -kz E स्क्वायर अपॉन R। नाउ वी कैलकुलेट
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, kinetic energy of electron. We know that kinetic energy is equal to half mv square, but हमने कहा कि इस टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो देखिए अंदर की तरफ अट्रैक्शन किसकी वजह से है, देखिए इस पॉइंट पर इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स अट्रैक्शन है ड्यू टू न्यूक्लियस, मतलब इस साइड क्या हुआ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। तो देखिए अंदर क्या है कूलम्बिक फोर्स, और बाहर कौन सा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या हुई, देखिए कूलम्बिक फोर्स है के, Q1 क्या हुआ ZE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E that is minus E upon R square become equal to centrifugal force is mv square upon R, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron and R is the Bohr radius. Now एक R से एक R कैंसिल, मुझे क्या चाहिए था mv square, then mv square is equal to minus kze square upon R, देख सकते हैं यस। तो ये वैल्यू क्या हुई माइनस के जेड ई स्केयर अपॉन आर। हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल है इसलिए ये हुआ दिस। तो एम वी स्केयर की वैल्यू ये है। नाउ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हुई, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के जेड ई स्केयर अपॉन आर। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, एक है के जेड ई स्केयर अपॉन आर और एक है हाफ के जेड ई स्केयर अपॉन आर। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक टर्म जो है वो डबल है एज कंपेयर टू किसके, वो डबल है एज कंपेयर टू, तो पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं आप डबल है, तो रिलेशन देखिए दोनों के बीच में। एक बात तो क्लियर है, टोटल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्केयर अपॉन आर एंड दिस इज प्लस के जेड ई स्केयर अपॉन 2r, so this is equal to minus half kz e square upon r. This is total energy. Total energy is represented by E. आप देखिए तीनों बातों को आपस में कंपेयर कीजिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हुई, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हुई, देखिए ये हाफ के जेड ई स्केयर है, ये माइनस हाफ के जेड ई स्केयर है, तो ये क्या हुआ माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो टोटल एनर्जी क्या हुई माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुई है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, और ये किसके इक्वल है देख सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो ये इनमें आपस में रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप क्या कीजिए, यहां आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू क्या होती है, देन ई बिकम इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्केयर अपॉन आर की वैल्यू अगर nth शेल है दैट इज आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर। तो ये चीज क्या हुई ऊपर की तरफ चली गई, तो एनर्जी क्या आ गई इन द nth शेल बिकम इक्वल टू हाफ पहले ही है, ये सारा ऊपर कर दीजिए, के जेड ई स्केयर पहले ही है, 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर डिवाइड बाय एन स्केयर एच स्केयर। ये देखिए ये सारा क्या हुआ, एनर्जी किसके इक्वल आई, देखिए ये 4 ये 2, तो मेरे पास बचा -2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4 डिवाइड बाय एन स्केयर एच स्केयर। तो ये क्या हुआ टोटल एनर्जी की वैल्यू हुई। अब इस सारी वैल्यू से आप कंक्लूजन निकालिए, तो कंक्लूजन क्या निकलता है देखिए,
कंक्लूजन निकलता है कि जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये बात क्लियर। तो एनर्जी आप किसके केस में निकाल लीजिए, जो भी आप कैलकुलेट करें, यहां से आपके पास वैल्यू है, तो ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो दैट एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितनी आएगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू है कि हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अब मैं इसको डिटेल से हाइड्रोजन के केस में समझाता हूं। देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या हुई 1। तो यहां है शेल और यहां है एनर्जी। तो देखिए फर्स्ट शेल के लिए अगर एनर्जी निकालूं तो मेरे पास क्या हुआ, यहां n की वैल्यू, देन n इज इक्वल टू 1। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, E फर्स्ट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। सो इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आप सेकेंड शेल के लिए निकालिए, n इज इक्वल टू 2, देन E2 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आप थर्ड सेल के लिए निकालिए, n become 3, then En become -3.6 1 square upon 3 square, that is 9, which is equal to -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक चीज देखिए, वैल्यू माइनस में क्या होती जा रही है छोटी, तो ओवरऑल मैं क्या कहूं कि एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, देखिए वैसे वैसे पहले की एनर्जी है -13.6, -3.4, -1.51। इसका मतलब साफ क्लियर है, माइनस में वैल्यू छोटी होती जा रही है और ये वैल्यू इन्फिनिटी पे कितनी होती है 0, और ये वैल्यू इन्फिनिटी पे कितनी होती है 0। तो आप देखिए माइनस में वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये बात देखिए कि जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी विल बी इंक्रीज, तो एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, बट एनर्जी डिफरेंस जो है विल बी डिक्रीज, बट एनर्जी डिफरेंस विल बी डिक्रीज। ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एनर्जी जरूर बढ़ रही है लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो यहां आप डिफरेंस देखिए लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जबकि यहां आप डिफरेंस देखिए अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, एनर्जी जरूर बढ़ती चली जा रही है लेकिन एनर्जी डिफरेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आप इस चीज को एक और, आपने जब बोहर मॉडल में बात पढ़ी कि एक एटम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में है और वो वहां तब तक ही रह सकता है जब तक कि उसकी एनर्जी उस शेल की एनर्जी के बराबर है। तो सपोज कर लीजिए कि हमने क्या किया, मान लीजिए कि ये क्या हुआ, यहां n इज इक्वल टू 1 और ये एक क्या हुआ, एनर्जी लेवल है दैट इज E1। तो सेकंड जो है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू E2। तो सेकंड शेल की एनर्जी क्या है, इससे बहुत ही ज्यादा है। और थर्ड शेल की एनर्जी देखिए, इसका एनर्जी गैप आप ध्यान से देखिए, एनर्जी गैप मैंने कम ड्रा किया है क्योंकि पहली शेल और दूसरी शेल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है और दूसरी और तीसरी शेल में एनर्जी गैप कम है।
और तीसरी और चौथे में और भी कम है, तो आप इसको ड्रा करते वक्त देखिए, दिस इज इक्वल टू फोर्थ शेल, फिर फिफ्थ का गैप और भी कम है, सिक्स्थ का इससे भी कम, और सेवंथ और कम। ये क्या हुआ, हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। आप इस डायग्राम से बिल्कुल साफ क्लियर है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो यहां से हमने डिस्कस किया कि एक शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है और कैसे कैसे न्यूक्लियस से दूर जाते वक्त उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी गैप जो है वो कम होता चला जाता है। ये हमने डिस्कस किया एनर्जी से रिलेटेड। तो अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में है, और वो जंप करके कहां चला जाता है, सेकंड में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां, सो दैट बिकम इट्स एक्साइटेड स्टेट। और मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्साइटेड स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं होती, वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट करेगा। सो दैट एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू E2 माइनस E1। दैट एनर्जी डिफरेंस इज E2 माइनस E1। तो यहां से देखिए आपके पास किसी भी शेल का एनर्जी डिफरेंस अगर E2 माइनस E1 है तो E2 की वैल्यू आपके पास क्या है। अगर मैं E2 की वैल्यू की बात करूं तो सारी इक्वेशन पुट करने के बाद देखिए, अगर मान लीजिए जनरल एक्सप्रेशन में -13.6 है, ये ना लूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया था उसको यूज करूं, तो यहां से एक बात क्लियर है, पूरे फॉर्मूले में पहले क्या आया था, Z² अपॉन N1², और यहां बहुत बड़ा कांस्टेंट था, मान ली सारी चीज क्या थी, कांस्टेंट थी। तो मैंने इसको क्या किया, दैट इज E2 है, सो दैट इज माइनस N2², और कांस्टेंट को मैंने क्या कह दिया, सपोज दिस इज ए कांस्टेंट इज स्मॉल के हेयर। एंड सेकंड आपके पास क्या था, E2 माइनस E1, तो माइनस के Z² अपॉन N1²। सो दिस बिकम माइनस एंड माइनस प्लस, और मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा E इज इक्वल टू, ये सारा जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लूं, KZ², तो अंदर क्या रह गया, प्लस में कौन आया, N1² माइनस N2²। देखिए इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं हाइड्रोजन एटम के केस में प्लेस करूं, सो दिस बिकम डेल्टा E इज इक्वल टू RH इज द रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप पहले कांस्टेंट ही मान लीजिए, दैट इज द कांस्टेंट इनटू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डेल्टा E की वैल्यू देखिए, आप डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगी, कांस्टेंट इनटू पहले क्या है N1, कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², 1 अपॉन N2²। ठीक है, तो N1 क्या चीज है, जहां से एक्साइट हुआ था, N2 क्या है, जहां से वापसी आया है, ओके, जहां गया था, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। तो इसके हिसाब से बात करूं, साथ में क्या है, इनटू Z², Z इज द एटॉमिक नंबर हियर। तो इसकी वैल्यू एनर्जी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, दिस इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू दिस, दैट इज 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2² इंटू Z²। आप 1 अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, दैट कांस्टेंट अपॉन H is a Planck constant, C is the velocity of light, both are constant, H is equal to 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second and C is the 3 into 10 raised to power 8 meter per second into 1 upon N1² minus 1 upon N2² into Z²। इस सारे की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको कहा कि H is a constant, H is here 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second, and what is the C? C is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। अगर इन सारी चीज की वैल्यू को पुट कर दूं
तो मेरे पास आया 1/λ, इस सारे को कांस्टेंट मान लीजिए, दैट इज RH। RH इज द रीडबर्ग कांस्टेंट, इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, सॉरी इनटू दिस, इनटू Z स्क्वायर। तो जो भी रेडिएशन एमिट होगी उस रेडिएशन की का वेव नंबर क्या होगा, जो भी रेडिएशन एमिट होगी, देखिए उस रेडिएशन का वेव नंबर, क्योंकि 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, देन वेव नंबर इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। ये देखिए, और हमारे पास यहां रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है इनटू Z स्क्वायर, और ये यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स, और RH की वैल्यू आपके पास फिक्स है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये लीजिए, तो ये जब भी कोई ट्रांजिशन आप करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हो रहा है, बताइए कि कितनी एनर्जी एमिट करता होगा, उसकी क्या वेवलेंथ होगी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या एनर्जी होगी, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट आया वो भी कहां से आया है, वो सारा बोहर की थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब मैं इसका आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि रीडबर्ग फॉर्मूला हमें यूं इस तरीके से यूज करना पड़ता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यूं कह दिया कि आप एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ या कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी of radiation emitted by transition of electron from fifth shell to, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहा है, तो फिफ्थ शेल टू मान लीजिए वो कहां आया, सेकेंड शेल में ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको ये केस दे दिया। पांचवी शेल से कहां जा रहा है, दूसरी शेल में जा रहा है हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो पहले आप इसका सॉल्यूशन देखिए। वी नो दैट 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू 109677 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 109677 इनटू 1/N1 स्क्वायर, कहां से और कहां तक, ठीक है। देखिए, तो N1 की वैल्यू सेकंड से 5, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सेकंड टू फिफ्थ, ये देखिए ट्रांजिशन तो नीचे से ऊपर होगी ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हाइड्रोजन है, देन 1 स्क्वायर, देन 109677 1/4 माइनस 1/25 into 1. So this equal to 109677. LCM is 100. Then 25 minus 4, 21/100, which is equal to 109677 into 21/100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास 1 वेवलेंथ आ गया। आप यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, फिर वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू आई वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 1 वेव नंबर, यस। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये सारा क्या है, वेव नंबर है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो c की वैल्यू आपके पास फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, ट्रांजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपको एनर्जी चाहिए तो h से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी को, h न्यू इज इक्वल टू द एनर्जी है।
रदरफोर्ड मॉडल में दो मेजर लिमिटेशन थी कि एक तो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और दूसरा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये बात हमने डिस्कस की थी, और इन्हीं लिमिटेशन की वजह से बोहर मॉडल दिया गया था। तो बोहर मॉडल ने कैसे इन दोनों लिमिटेशन को ओवरकम किया, तो देखिए सबसे पहले बोहर मॉडल ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि एटम स्टेबल क्यों है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल। तो ये साफ साफ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल में बात बोली गई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमता रहा और स्पाइरल पाथ से होता हुआ न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी लेवल्स जो है वो कांस्टेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन जब तक उस एनर्जी लेवल में है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व होता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ये बात सही है कि वो एनर्जी एमिट कर सकता है अगर वो एक्साइटेशन करता है, नॉर्मली वो अपनी एनर्जी एमिट नहीं करेगा अगर वो किसी एक ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इससे बात क्लियर थी कि इन्होंने साफ कहा कि वहां कोई स्पाइरल पाथ नहीं है कि जहां घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता न्यूक्लियस के अंदर चला जाए। वहां तो फिक्स एनर्जी लेवल है, और एक इलेक्ट्रॉन जब तक उस एनर्जी लेवल में रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और उसकी एनर्जी अगर कम ही नहीं होती तो न्यूक्लियस में वो क्यों जाएगा। ये बात बोहर के मॉडल से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हुई। तो मेन बात जो थी सेकेंड वो ये कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया किसको, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको माइंड में हो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दिक्कत ये थी कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का उसमें नंबर ऑफ लाइंस आती है, उन लाइंस की वजह क्या थी ये नहीं समझ आ रही थी। तो ये बात हाइड्रोजन जो बोहर मॉडल है उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई। हमने एनर्जी को एक्सप्लेन करते वक्त ये बात समझाई कि डिफरेंट एनर्जी लेवल से, जैसे मान लीजिए कि ये पहला एनर्जी लेवल है, देखिए अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी क्या है E1। सिमिलर मान लीजिए ये सेकंड एनर्जी लेवल है E2। एनर्जी गैप मैंने आपको बताया कि क्या होता चला जाएगा, एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। 3, this is fourth shell or this is the energy of fourth shell। now fifth energy level, sixth energy level and seventh energy level। देखिए इनके अकॉर्डिंग अगर कोई एक, देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से एक्साइट हुआ है तो वो कहां जा सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में। इसका मतलब वापसी अगर फर्स्ट में आना है तो कहां से आ सकता है, कोई सेकंड में एक्साइट हुआ था तो सेकंड से वापसी आ सकता है, थर्ड में हुआ था तो थर्ड से, ऐसे सेवंथ में हुआ था तो सेवंथ में। इसका मतलब पहले शेल में अगर कोई आता है तो कहां से आ सकता है, वो आ सकता है सेकंड से, वो आ सकता है थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ एंड सेवंथ से। यहां से एक बात क्लियर है कि अगर कोई पहली शेल से एक्साइट होता है, फर्स्ट अगर मान लीजिए शेल से अगर कोई एक्साइट होता है तो उसमें कितनी लाइंस आएगी, ये देखिए टोटल आपके पास 6 लाइंस है। तो ये चीज समझाई किसने थी, इसका मतलब कहां आना कहां है, पहले में, कहां से दूसरे से आ सकता है, तीसरे से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स एंड सेवन एंड सो ऑन, तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो लाइंस है इसको किसने समझाया, लाइमन ने। सो दिस सीरीज कॉल्ड एज द लाइमन सीरीज। तो ये जो एनर्जी आएगी ये सारी कहीं से भी एक्साइट हो रहा है, अगर ये एनर्जी आएगी तो ये किस रेंज में आती है, ये ऑलवेज एमिट करता है अल्ट्रावायलेट रेस। तो ऑलवेज किस रेंज में लाइज करेगा, ये यूवी लाइट है। ये जब भी अगर कोई लाइमन सीरीज शो करता है इट मीन साफ है कि वो
यूवी लाइट एमिट करेगा। सपोज कर लीजिए सेकंड में आना है तो सेकंड में कहां से आएगा, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो अगर कोई सेकंड से एक्साइट होता है तो कितनी लाइन बनाएगा, फिर 5 लाइन यहां आती है। तो देखिए इसको किसने समझाया, तो आना कहां पे है, सेकंड में आना है तो कहां से आ सकता है सेकंड में, कोई थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ऐसा इसको समझाया था बाल्मर ने। सो दिस इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। और ये किस रेंज में आता है, दिस इज इन विजिबल रीजन। तो इसी वजह से हमें कोई चीज कलर्ड दिखाई देती है। तो सेकंड लाइन किसने समझाई, बाल्मर ने। तो दिस इज द बाल्मर सीरीज। सिमिलर अगर थर्ड में आना चाहता है तो कहां से आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। ठीक है, तो ऐसे ही ये किसने समझाई, ये पास्कन ने। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पास्कन सीरीज। सिमिलर वही बात, आना कहां पे है, थर्ड में कहां से आना है, फोर्थ, फिफ्थ, बाहर से ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये किस रीजन में लाइज करता है, दिस इन इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये लाइट एमिट करता है। सिमिलर अगर फोर्थ की बात करें तो कहां से आएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ वाली सीरीज को कहा जाता है फंड सीरीज एंड सिक्स इज कॉल्ड एज हम्फ्रे। तो इस तरीके से कितनी लाइन्स आ सकती है देख सकते हैं आप। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और बोहर के केस, बोहर के मॉडल की हेल्प से इसको बहुत डिटेल से समझा दिया गया। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दो बातें आप याद रखिएगा कि मान लीजिए कभी भी अगर आपको ट्रांजिशन का क्वेश्चन दे और आपको यूं कहे कि कितनी लाइन्स आएगी, साफ है आप देख सकते हैं कितनी लाइन्स आएगी। इसको हम क्वांटम नंबर से वो डिटेल में भी बता देंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कोई कहां से अगर ट्रांजिशन करेगा तो जितनी भी जहां से भी है, मान लीजिए 7th से लेके फर्स्ट में आ रहा है तो लाइन देख सकते हैं 6 है, डिफरेंस है वही है। अगर कोई सेकंड में आ सकता है तो साफ है कि 7th से अगर सेकंड में आता है, सेकंड में आना है तो कितनी आ सकती है। इसके बाद टोटल 5 है, टोटल 7 ही शेल आज तक डिस्कवर है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो अब मैं बात करता हूं ट्रांजिशन के न्यूमेरिकल की। तो आपको जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो रीडबर्ग फॉर्मूले से आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेव नंबर किसके इक्वल है, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। तो जेड इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए लिया था 109677। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और यूनिट इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स। अभी आपको ट्रांजिशन का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो कहीं से भी आपको ट्रांजिशन दी जा सकती है कि आप इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां जा रहा है, आप ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इसको कहीं से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात इस तरीके से लीजिए मेरे मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में। मान लीजिए आपको यूं कहा जाए कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। आपको बाल्मर सीरीज दी गई और उसकी थर्ड लाइन की वेवलेंथ निकालिए। अगर यूं कहा जाए तो बाल्मर सीरीज नाम आ गया तो आना कहां, आपने सेकंड में आना है, कंफर्म है। बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो 2 होएगी। और कहां से आना है, इसकी कहां से आना है, देखिए इसकी थर्ड लाइन। तो इसकी फर्स्ट लाइन किसकी वजह से थी, थर्ड की वजह से, सेकंड इसकी फोर्थ से, थर्ड इसकी फिफ्थ से। तो इसकी थर्ड लाइन मतलब इसमें दूसरे में आना है और थर्ड मतलब 5वें से आना है। ये देखिए तो n1 क्या हो जाएगा 2 और n2 क्या हो जाएगा 5। आप वैल्यू पुट कीजिए, यहां से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए और वेवलेंथ के बाद आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। सिमिलर आपको यूं क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, वर्ड यूज कर दिया जाए लिमिटिंग लाइन। आपको मान लीजिए नंबर नहीं दिया, आपको क्या कह दिया, लिमिटिंग लाइन ऑफ, सपोज कर लीजिए आपको दिया लिमिटिंग लाइन ऑफ पास्कन सीरीज। तो देखिए फॉर्मूला वही लगना है, लेकिन पास्कन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पास्कन सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 3,
एंड n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आपको लिमिटिंग लाइन दे दे, इसका मतलब वो इंफिनिटी से आ रहा है, तो n1 क्या पुट कर दीजिए 3 और n2 क्या पुट कर दीजिए इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो यहां से आप वैल्यू पुट करके क्या निकाल लीजिए 1 अपॉन वेवलेंथ, रेसिप्रोकल कीजिए, आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। वेवलेंथ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए c बाई लैम्बडा, और यहां से आप एनर्जी निकाल लीजिए hc बाई लैम्बडा। जो मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे ट्रांजिशन की एनर्जी पूछ ली जाए, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, वेव नंबर, वेवलेंथ, जो मर्जी पूछ लिया जाए, ये कैलकुलेट किया जा सकता था। तो ये तो बात थी सक्सेसफुल ऑफ फुलनेस ऑफ द बोहर मॉडल, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई थी बोहर मॉडल से रिलेटेड, वो थी लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द बोहर मॉडल। तो बोहर के मॉडल में ये बातें तो एक्सप्लेन कर दी गई, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम कैसे आएगा या एटम की स्टेबिलिटी कैसे है, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ और अगर ये समझा पाए तो किसको, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम को क्या किया, ये एक्सप्लेन कर पाए। हाइड्रोजन लाइक का मतलब है जिसमें एटॉमिक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास सपोज करिए हीलियम पॉजिटिव है तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लिथियम 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ एक्सप्लेन किसको कर पाया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कोई केस है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, ये बात बोहर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुई। और सेकंड बात, जब कभी भी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां अगर आप स्पेक्ट्रम नोट कर रहे हो तो जो लाइंस आनी चाहिए वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है, जो लाइन आनी चाहिए वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है। तो क्यों हो जाती है ये बात नहीं समझा पाए थे, इसको बाद में स्टार्क ने समझाया था। सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द स्टार्क इफेक्ट। तो मैं यूं कह सकता हूं कि बोहर मॉडल स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइंस कैलकुलेट करते हैं तो भी स्प्लिट हो जाती है, उसका रीजन भी वो नहीं बता पाए, जिसको बाद में जीमन ने समझाया था और उसको बोला जाता है जीमन इफेक्ट। तो बोहर के मॉडल से जीमन इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। और उसी वक्त में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई थी तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, वो भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें रह गई थी जो बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुई थी और इसी वजह से हमें नए मॉडल की जरूरत पड़ी और वो मॉडल था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज प्रेजेंट में हम पढ़ते हैं और जो सबसे एडवांस माना जाता है। बीच में समरफील्ड मॉडल भी दिया गया, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज सबसे एडवांस और प्रेजेंट में पढ़ा जाने वाला मॉडल है। और इंपॉर्टेंट बात, इन बीच में मैंने कुछ बातें बोली, जैसे आपको कहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डी ब्रोगली कंसेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये सारी क्या था डी ब्रोगली कंसेप्ट और क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस